जब भी कोई वेस्टर्न लीडर, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, फ्रांस के मैक्रोन हो या फिर कोई भी यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर, जब भी उठ के टीवी के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि चाइना अफ्रीका की क्रिटिकल मिनरल्स को छीन रहा है और हम पीछे रह गए हैं, तब मैं चाहता हूं आप उन सबसे एक सवाल जरूर पूछें। अरे यार, तुम्हारे पास ही तो था, वो गया कहां? क्योंकि जिम्बाब्वे में अफ्रीका की सबसे बड़ी लिथियम रिजर्व्स वाला देश है ये, और वहां जो हुआ वो चोरी नहीं थी, वो सब वॉलंटरीली हुआ था। एसेट्स थे वेस्टर्न लोगों के पास, गए वो चाइना वालों के पास। और आज मैं एग्जैक्टली यही दिखाऊंगा कि सब कैसे हुआ। दो ट्रांजैक्शंस हैं एक ही साल में हुए, जिन्होंने एक ऐसी चीज साफ कर दी जो कि कोई भी ऑफिशियल वेस्टर्न पॉलिसी पेपर कभी भी सीधा स्वीकार नहीं करेगा। और इन दो ट्रांजैक्शंस को समझने के बाद हर बार जब भी कोई चाइना को ब्लेम करेगा, आपके दिमाग में एक सवाल ऑटोमेटिकली आएगा। वो सवाल ही इस वीडियो का असली टेकअवे है। पहले एक सेकंड के लिए जरा कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए दोस्तों। आज की दुनिया में लिथियम वही है जो कि 1970s में ऑयल था, शायद उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है लिथियम। हर ईवी बैटरी के अंदर लिथियम आयन सेल्स हैं। टाटा की नेक्सन ईवी हो, टेस्ला की गाड़ियां हो, फिर BYD की फैंसी चाइना वाली गाड़ियां, जो भी पूरा पावर पैक उनका होता है वो लिथियम पे डिपेंडेंट है। और जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में अगर देखा जाए तो उसके पास सबसे ज्यादा लिथियम का डिपॉजिट्स है। यहाँ 2 नहीं 3 नहीं मल्टीपल वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट्स हैं। और ये बात 2022 में किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो फिर एक सवाल आता है कि 2022 के एंड तक जिम्बाब्वे के जो सबसे बड़े क्रिटिकल एसेट्स हैं, लिथियम के 2 बड़े बड़े माइंस, वो आखिर चाइनीज कंपनीज के हाथ में कैसे पहुंच गए? और इसका जवाब वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। डील बाय डील जाते हैं, पहले डील से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आर्काडिया माइन। अब जरा ऐसे समझो, ये एक ऑस्ट्रेलियन लिस्टेड कंपनी ने डिस्कवर किया था, एंड कंपनी का नाम प्रॉस्पेक्ट रिसोर्सेज। इनके पास टॉप जियोलॉजिकल टैलेंट था, मॉडर्न इक्विपमेंट था, वेस्टर्न कैपिटल था। उन्होंने जिम्बाब्वे जाकर के सालों तक काम किया, ड्रिलिंग की, रिसोर्स एस्टिमेशन की, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज की। वो पूरा टीडियस और एक्सपेंसिव काम किया जो इस फील्ड में डी रिस्किंग कहलाता है। मतलब तब जब किसी को नहीं पता था कि जमीन के नीचे जेन्युइनली कुछ भी वर्ल्ड क्लास है या नहीं, तब ये लोग वहां पे थे, रिस्क ले रहे थे, कैपिटल जला रहे थे, जेन्युइन टेक्निकल ब्रिलियंस लगा रहे थे अपनी। और फिर जब आर्काडिया एक वर्ल्ड क्लास एसेट साबित हो गया, फुल्ली प्रूवन, फुल्ली डी रिस्क्ड, तो 2022 में प्रॉस्पेक्ट रिसोर्सेज ने आखिर किया क्या? अपनी कंपनी का 87% स्टेक बेच दिया। किसको? चाइना की जेजियांग हुआयू कोबाल्ट को। वो एक स्टेट बैंक चाइनीज कंपनी है, यानी वहां की सरकारी माइनिंग कंपनी। और कीमत सिर्फ और सिर्फ $378 मिलियन। ऑस्ट्रेलियन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी रकम थी। भैया पैसा आ गया था, सबको डिविडेंड मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन चाइना के लिए ये एक जनरेशनल एसेट हाथ में लग गया था। अब एक सेकंड जरा यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। अब जरा ऐसे सोचो, प्रॉस्पेक्ट रिसोर्सेज ने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे, लीगली एथिकली बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन था। लेकिन जब भी कोई टीवी पे आके कहता है ना कि चाइना ने अफ्रीका का लिथियम छीन लिया है, प्लीज याद रखो, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने खुद नेगोशिएट किया था, ऑस्ट्रेलियन शेयर होल्डर्स ने खुद पैसा लिया था। कोई गन पॉइंट पे रख के नहीं बोल रहा था कि हमें यहाँ पे साइन करके अपनी माइन बेच दो। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसी 2022 में जिम्बाब्वे की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव जो लिथियम माइन है, जो कि बिकिता मिनरल्स के नाम से चलती है, उसका भी मालिकाना हक चेंज हो गया था। बिकिता का एंगल लेकिन थोड़ा सा अलग है, डिटेल में बताता हूँ। ये सालों से एक जर्मन इन्वेस्टर के हाथ में थी, मतलब यूरोपियन मनी, यूरोपियन ओनरशिप और यूरोपियन कंट्रोल। और जब लिथियम का प्राइस 2022 में अपने पीक पे चल रहा था, उस समय के लिए जब ईवीज की वेव अब सर्टेन बन चुकी थी कि यार आगे तो ईवीज का जमाना होगा, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला अब कोई बढ़िया सा बायर ढूंढ के बेच दिया जाए। उन्होंने आखिर ये क्यों नहीं सोचा कि चलो यूरोपियन ऑटोमेकर्स के लिए सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाए? नहीं सोचा ना उन्होंने भी बेच ही दिया आखिरकार। और बेचा भी किसको? चाइना की साइनोमाइन रिसोर्सेज ग्रुप को, $180 मिलियन में, सिर्फ उतने में। और अब यहीं पे एक सवाल उठता है कि दोस्तों, एक ही साल के अंदर 2022 में जिम्बाब्वे के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम एसेट्स कंबाइंड नियरली $558 मिलियन की वैल्यू पे वेस्टर्न हैंड से चाइनीज हैंड्स में शिफ्ट हो गई। कोई एस्पाइनेज हुआ था क्या? कोई हॉस्टाइल टेकओवर हुआ था? नहीं, कोई एस्पाइनेज नहीं, कोई हॉस्टाइल टेकओवर नहीं। 2 विलिंग सेलर्स थे और एक पेशेंट बायर था। उन्होंने आपस में बिल्कुल लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन किया। अब यहाँ वो हिस्सा आता है जो कि एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ जिम्बाब्वे की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की स्टोरी है। और जब तक वो सिस्टम समझ नहीं आएगा, ये पैटर्न कोंगो में, अर्जेंटीना में, इंडोनेशिया में बार बार रिपीट होता रहेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी रिपीट होता आ रहा है। तो सिस्टम है क्या? वेस्टर्न एक्सप्लोरेशन कंपनीज का काम होता है रिस्की डिपॉजिट्स ढूंढना और प्रूव करना कि हाँ यहाँ पे मिनरल्स हैं और ये कैसे निकाले जा सकते हैं। इसको समझो जरा ऐसे, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, जो कि इतनी मेहनत करके अपने पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड केस को डायग्नोज करे, रिस्क ले, रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाए, और फिर जब उसका इलाज करने का टाइम है, वो पेशेंट किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उस डॉक्टर का बिजनेस मॉडल ही ये है, डायग्नोज करो और रेफर करो।
वेस्टर्न एक्सप्लोरेशन कंपनीज का बिजनेस मॉडल कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है आज के दिन पे। ये जाती हैं रिमोट लोकेशंस पे, जंगलों के अंदर, डेजर्ट्स में, अफ्रीका में, वो वहां ड्रिल करती हैं, टेस्ट करती हैं, प्रूव करती हैं कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट है। इस प्रोसेस में रिस्क होता है, काफी पैसा लगता है, चांसेस भी कुछ कम ही होते हैं कि भैया कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक वर्ल्ड क्लास एसेट साबित हो गया तो कंपनी की स्टॉक वैल्यू ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, वहां पे पैसा ही पैसा हो जाता है। और प्रिसाइजली यही वो मोमेंट होता है जब इन्वेस्टर प्रेशर आ जाता है कि यार इतने सालों से इसके ऊपर पैसा जला रहे हो, अब इसको बेच दो, बढ़िया से यहाँ पे पैसा ला के दे दो। बहुत सारे केसेस में यही कहानी हुई है। क्वार्टरली रिटर्न्स दिखाने होते हैं, साल का अच्छा रिटर्न देना होता है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो पीछे लग जाते हैं कि यार अब हमें जरा लिक्विडिटी दे दो। उन्हें नेक्स्ट क्वार्टर का प्रेजेंटेशन बनाना है अपने बोर्ड के लिए। इस मॉडल में एसेट होल्ड करना और एक फुल स्केल माइंड को डेवलप करना, जो कि और 20 से 30 साल का पूरा काम है, वेल कौन ही करेगा, राइट? डेवलपमेंट फेज में आफ्टर ऑल ज्यादा पैसा लगता है देन एक्सप्लोरेशन में रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है और रिटर्न्स स्लोली आते हैं, टाइम बहुत लंबा लगता है। और सबसे रैशनल चॉइस ऐसे में क्या बनती है इन लोगों के लिए? हाईएस्ट बिडर को ढूंढो और बेच दो, पैसा बना लो और अगली माइन को ढूंढो। और हाईएस्ट बिडर कंसिस्टेंटली कौन होता है? चाइना की स्टेट बैक्ड कंपनीज, चाइना की सरकारी कंपनीज, क्योंकि उन्हें क्वार्टरली रिटर्न रिपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी 5 ईयर प्लान नहीं है, डेकेड लॉन्ग, कई बार उससे भी ज्यादा का स्टेट बैक्ड नेशनल स्ट्रैटेजी होता है जो कि उनको फुलफिल करना होता है, क्योंकि वो आज वो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं जो कि आगे चल के लोग प्रीमियम पे भी इनका सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 2035 में जब दुनिया में 100 मिलियन ईवीज बन रहे होंगे, जिम्बाब्वे का लिथियम इनवैल्यूएबल होगा। ये पेशेंट कैपिटल वर्सेस इम्पेशेंट कैपिटल का पूरा सेगमेंट है। मुझे भी ये समझने में थोड़ा वक्त लगा था, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि यार लार्ज वेस्टर्न कंपनी स्ट्रैटेजिकली सोचती हैं, लेकिन एक पब्लिकली लिस्टेड एक्सप्लोरेशन कंपनी और एक चाइनीज स्टेट एंटरप्राइज के स्ट्रैटेजी अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के इंसेंटिव फंडामेंटली बहुत अलग होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग होते हैं। एक को नेक्स्ट क्वार्टर दिखाना है, दूसरे को नेक्स्ट डेकेड और उसके बाद वाला डेकेड शायद उसके आगे का भी विन करना है। जब ये दो लोग एक नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं तो रिजल्ट ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल होता है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग अब मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि वेस्टर्न कंपनीज के पास होल्ड करने का ऑप्शन था, या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए था, सब्सिडाइज करो, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाओ, सोवरेन वेल्थ फंड का इस्तेमाल करो। तो मैं ये बात आपको डायरेक्टली यहाँ बोल देता हूँ कि भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जिम्मेवारी सरकारों की ही थी, उनकी सरकारों को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जेन्युइनली क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी चाहते थे तो टूल्स उनके पास थे, उन्होंने यूज नहीं किए। तो अब जब भी हम देखते हैं ना कि टीवी पे ये लोग आके बोलते हैं कि चाइना के ऊपर उंगली उठाते हैं, वेल आपको पता होना चाहिए चाइना ने वो किया जो उनके इंटरेस्ट पे था। ये लोग मुझे वही सिचुएशन याद दिला रहे हैं जो कि हम अक्सर अपनी फैमिलीज में भी सुनते हैं। हम बोलते हैं ना कि दादाजी की जमीन थी, उसकी क्या बड़ी वाली वैल्यू थी, लेकिन उन्हें सस्ते दाम पे बेच दिया और बाद में बोलते रहे कि यार अगले ने मेरा फायदा उठा लिया। वेल बायर ने फायदा तो उठाया, लेकिन ऐसे ही नहीं, एक सौदा हुआ था जो कि उन्होंने किया था। अब इंडिया के लिए क्या मतलब होता है इन सब का? वेल ध्यान से जरा सुनना, हम भी एक मैसिव ईवी ट्रांजिशन के बीच में हैं आज के दिन। टाटा, महिंद्रा, ओला, एथर, ये वो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये सब अल्टीमेटली लिथियम और बैटरी ग्रेड मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं। और ग्लोबल लिथियम रिफाइनिंग में चाइना का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप अलग अलग कंपोनेंट्स देखोगे जो सप्लाई चेन में आते हैं, कुछ में तो अप टू 98% मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज का है। जिम्बाब्वे जैसा पैटर्न कोंगो में कोबाल्ट के लिए किया गया, इंडोनेशिया में निकल के लिए किया गया, बार बार रिपीट हो रहा है ये सब। आज के ना अर्जेंटीना चले जाए, वहां पे भी यही सब चल रहा है, बोलीविया में भी सेम चीज हो रही है। हर बार सेम स्ट्रक्चरल विलन, शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट वर्सेस पेशेंट स्टेट बैक्ड कैपिटल। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया के पास भी अपने खुद के क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स हैं। राजस्थान में, कर्नाटका में और भी कई स्टेट्स के अंदर हमारे पास भी तरह तरह की मिनरल्स हैं। लिथियम शायद उतना नहीं है, बाकी चीजें हैं। सवाल ये है, क्या हम वही गलती रिपीट करेंगे जो कि जिम्बाब्वे ने करी या फिर वेस्टर्न कंपनीज ने करी? क्या हम डिस्कवरी और डी रिस्किंग के बाद सेल कर देंगे या उस पर कुछ काम नहीं करेंगे, सिंपली क्योंकि इतने साल तक वो उस पर पैसा कौन लगाएगा? वो कन्वर्सेशन अभी शुरू हो चुकी है दिल्ली में। हमारी सरकार और काफी सारी प्राइवेट कंपनीज इस तरफ बहुत ज्यादा अपना रुझान दिखा रही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं और वो कन्वर्सेशंस कर रहे हैं इंडिया के ईवी के फ्यूचर के बारे में। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन अभी यही हो रही है एंड मेन स्ट्रीम मीडिया शायद कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, लेकिन इस पे हमें अंदर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पे हमारा पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। हमारा फ्यूचर का एनर्जी सिक्योरिटी शायद इस पे टिका हुआ है। उस पे एक अलग डीप डाइव होगा, क्योंकि वेल वो स्टोरी इक्वली अनकंफर्टेबल है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अभी के लिए सिर्फ एक बात याद रखो, अगली बार जब भी कोई भी लीडर आप टीवी पे देखो जो कि आके बोले कि चाइना अनफेयरली अफ्रीका का या फिर बोलीविया का या किसी भी और देश के मिनरल्स ले गया, एक ही सवाल पूछना, क्या उन्होंने ले लिया या फिर तुम्हारे लोगों ने ऑक्शन कर दिया? मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रो एज।
क्यूरियस रहिए और जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.